मेरे बच्चे, इतिहास को समझने के लिए कुछ मुख्य बातों को पहले समझना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इतिहास के काल विभाजन की ओर ले चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको यूरोप में इतिहास का काल विभाजन बता रहा हूं। यूरोप में प्राचीन काल प्रारंभ से 500 ईस्वी तक माना जाता है, मध्यकाल 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है और आधुनिक काल 1500 ईस्वी से निरंतर चल रहा है। जहां तक भारत में इतिहास के काल विभाजन का प्रश्न है, इसका काल अलग अलग रहा है। तो यूरोप से भारत में इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार रहा है। भारत में प्राचीन काल प्रारंभ से 650 ईस्वी तक, मध्यकाल 650 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1750 ईस्वी से चल रहा है। मेरे बच्चे, सबसे पहले ध्यान देंगे, इस दसम वर्ग के इतिहास के प्रथम अध्याय में हमें अध्ययन करना है यूरोप में राष्ट्रवाद। मैंने सबसे पहले आपको बताया इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन मैंने इसलिए बताया ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन में परिवर्तन के आधार पर ये इतिहासकारों ने चिन्हित किया है। तो राष्ट्रवाद आधुनिक काल की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। आधुनिक काल में जिस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ और लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, उसके परिणाम स्वरूप लोगों में एकता की भावना, अपने देश में रहने वाले लोगों के प्रति त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना उत्पन्न हुई। यही एकता, समर्पण, बलिदान की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में राष्ट्र प्रेम कह सकते हैं, राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं। देश के प्रति निस्वार्थ भाव से त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र का अर्थ लोग देश से लगाते हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ, राष्ट्र का अर्थ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता से लगाई जाती है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो जनता रहती है, उस जनता को राष्ट्र कहते हैं और उस राष्ट्र में, उस जनता में अपने देश के प्रति जो त्याग की भावना, समर्पण की भावना और बलिदान की भावना होती है, इसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। मेरे बच्चे, मैंने कहा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना पूरी दुनिया में सबसे पहले उत्पन्न हुई, क्योंकि यूरोप में आधुनिक काल सबसे पहले आया। राष्ट्रवाद चूंकि आधुनिक काल की राजनीतिक जागृति का परिणाम है और इसलिए राष्ट्रवाद सबसे पहले यूरोप में आया। तो राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे, उन कारणों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझें कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। पहला कारण पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः जोड़ जागरण। पुनः मतलब फिर से और जागरण मतलब जागना। तो फिर से जागना। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई सो गया था जो फिर से जगा? नहीं, यहां जागरण का कई अर्थ है और जागरण का अर्थ है मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से फिर से जगना। प्राचीन काल में यूरोप के लोग
शिक्षा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान के रूप से जागरूक थे, लेकिन मध्यकाल में शिक्षा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का उनका विकास रुक गया था। परंतु 1350 ईस्वी के बाद उनमें फिर से शिक्षा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान के प्रति एक नई चेतना उत्पन्न हुई, एक नई जागृति उत्पन्न हुई। इसी चेतना, इसी जागृति को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। अर्थात मेरे बच्चे, पुनर्जागरण एक बौद्धिक जागृति थी, ज्ञान के क्षेत्र में जागृति थी। और आप सभी जानते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश जहां होता है वहां अंधकार का नाश होता है। तो मध्यकाल में यूरोप में जो अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, इस अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अंत हुआ और आधुनिक काल में फिर से एक नई जागृति पैदा हुई। और इसके बाद यूरोप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता चला गया। इन्हीं खूबियों के कारण आज यूरोप विश्व का सिरमौर बना हुआ है। तो पुनर्जागरण एक बौद्धिक जागृति थी। 1350 ईस्वी के बाद यूरोप के लोगों में जिस प्रकार से शिक्षा के प्रति, ज्ञान विज्ञान के प्रति जागृति आई, उसे पुनर्जागरण कहते हैं। और पुनर्जागरण के काल में जब शिक्षा का विकास हुआ, अंधविश्वास का अंत हुआ, तो इस अंधविश्वास ने राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना, एक साथ रहने वाले लोगों के लिए त्याग और समर्पण की भावना को जन्म दिया। दूसरा कारण है फ्रांस की क्रांति। मेरे बच्चे, फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई। 1789 ईस्वी में, दूसरा 1830 ईस्वी में और तीसरा 1848 ईस्वी में। फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई। पहली क्रांति 1789 में, जिसे 9th क्लास में आपने अध्ययन किया। उस समय फ्रांस में लुई 16वां का शासन था, जो निरंकुश शासक था। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर जनता का किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, नियंत्रण नहीं हो। तो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। और इस 1789 की क्रांति के समय 3 नारे दिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे ने केवल फ्रांस को ही नहीं, संपूर्ण यूरोप के लोगों में यह संदेश दिया कि हम जन्म से स्वतंत्र हैं, सभी समान हैं और आपस में एक हैं, भाई बंधु की तरह हैं। तो इन 3 शब्दों ने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन 3 नारों ने लोगों में एकता की भावना का संचार किया और यही एकता की भावना राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। तीसरा कारण है नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में शासन संचालन करने के लिए एक समिति बनाई गई और इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में प्रथम कौंसल नियुक्त हुआ और 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में जब फ्रांस का सम्राट बना, तो सम्राट बनने के बाद उसने यूरोप के कई देशों पर विजय अभियान किया और इस विजय अभियान के बाद इटली, जर्मनी और अन्य देशों में विजय अभियान करके वहां फ्रांस की तरह ही गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। एक प्रकार का माप तौल, रुपया, पैसा, कानून व्यवस्था सब कुछ लागू किया और फ्रांसीसी क्रांति के मूल मंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को लोगों तक पहुंचाने का काम किया।
तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के मूल मंत्र को लोगों तक पहुंचाया, जिस प्रकार से फ्रांस की तरह अन्य देशों में भी शासन व्यवस्था स्थापित की, इससे लोगों में एकता की भावना का संचार हुआ और इससे 18वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ने लगी और 19वीं सदी में यह राष्ट्रवाद की भावना प्रखर रूप में बढ़ती चली गई। आप 9th क्लास में प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास पढ़ा होगा और उसमें एक प्रमुख कारण उसमें रहा, प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था उग्र राष्ट्रवाद। तो मैं आपको बताते चलूं कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति ने जिस तरह से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, 19वीं सदी में यह तेजी से बढ़ती चली गई और 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना उग्र रूप धारण कर ली। अर्थात प्रत्येक देश की जनता अपने देश को महान और शक्तिशाली बनाना चाहती थी, अपने देश को दुनिया का सिरमौर देश के रूप में देखना चाहती थी। तो राष्ट्रवाद सबसे पहले यहां समझने का आप प्रयास करें। राष्ट्रवाद का मतलब देशभक्ति, देश प्रेम। तो फ्रांस में जिस तरह से क्रांति हुई और नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के देशों में अभियान चलाया, इससे राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला। तो राष्ट्रवाद लोगों की एक आंतरिक भावना है जिसे देखा नहीं अनुभव किया जा सकता है। जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति त्याग की भावना हो, बलिदान की भावना हो, निस्वार्थ सेवा की भावना हो, इस भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं।